हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ये कहने का पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री को, लेकिन जब उनके शब्द और वाकई जो असलियत है, इन दोनों में जो फर्क पैदा होता है तो साफ तौर पर सवाल पैदा होता है कि शुरुआती नुकसान जब हुआ उसके बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। पहले पाकिस्तान की एयर डिफेंस को हमने निशाना बनाया और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए हमने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया। एक ये बात कही और उसके बार बार कांग्रेस पार्टी ने जो सरेंडर मोदी के नाम से जो कैंपेन शुरू किया था वो भी सीज फायर को लेकर किया था, जिसपे अब अलग अलग तरीके से उन लोगों के जरिए भी सवाल उठ रहे हैं जिनको भाजपा के बड़े नजदीक पिछले दिनों में माना जाता रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिससे ऐसा लगता है कि पूरी राजनीतिक जो जमीन है वो पूरी तरीके से हिल रही है। जिस तरह से इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैचे हैं उन्होंने ये बात सामने रखी है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व की सीमितता की वजह से, पाबंदी की वजह से हमारे जहाज़ खोए। पाकिस्तान पर जब हमने हमला किया उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कह रहे हैं, या अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो सरकार ने क्या सेना के हाथ बांध दिए। ये एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ विमान इसलिए खो दिए क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमें ये निर्देश दिया था कि हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस दोनों पर, यानी उनका जो मिलिट्री ठिकाने हैं और इसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस है, हम इन दोनों पर हमला ना करें और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ये महत्वपूर्ण बात जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैचे हैं उन्होंने ये बात कही है। कैप्टन शिव कुमार एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। वीडियो भी नहीं था इस सेमिनार का, सिर्फ ऑडियो ही वायरल हो रहा है। वायर की रिपोर्ट तफसील से आप पढ़िए और मैं भी आपको यहाँ बताना चाहती हूँ आसान शब्दों में कि इस पूरी बात को किस तरह से समझा जाए कि क्यों सरकार पूरे तरीके से साफ गोई से इस मामले में क्यों नहीं काम ले रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सरकार को और ये कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम लोगों को। यहाँ सवाल ये नहीं है कि भारत की सरकार का नुकसान कितना हुआ, सवाल ये हो रहा है कि इस नुकसान के बावजूद क्या आम जनता को, क्या ऑपोजिशन को ये जानने का हक नहीं था। मई के महीने में और हम जुलाई में आ गए हैं, जुलाई के महीने में आ गए हैं, हम लगभग 2 महीने का या मैं कहूँगी करीब 7 हफ्ते का वक्त इस बात को गुजर रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस मामले की पूरी डिटेल्स नहीं पता है। इनमें से कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और ये साफ तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जानना कि भारत किसी के ऊपर हमला कर रहा है या भारत के ऊपर हमला हो रहा है या हमें कितना नुकसान हो रहा है या हम रक्षा की जो हमारी जो क्षमता है उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये जानना हर भारतीय नागरिक का उसका ये हक है कि वो ये जाने। तो 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण हुआ उसमें जो भारतीय वायुसेना है उसके कुछ विमान, अब कितने विमान हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, हम नहीं जानते। इसके कुछ लड़ाकू विमान उन्होंने कहा है लॉसेस यानी नुकसान का प्लूरल उन्होंने कहने की कोशिश की, जो गिराए गए, गिराया नहीं गया, गिराए गए, वो पाकिस्तान द्वारा गिराए गए। ऐसा क्यों हुआ? ये जो कैप्टन शिव कुमार हैं वो कहते हैं कि हमने कुछ विमान इसलिए खो दिए क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमें ये निर्देश दिया था कि हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस पर हम हमला ना करें, सिर्फ आतंकवादी निशानों को ठिकाना बनाया जाए। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ये कहते हैं कि शुरुआती नुकसान जब हुआ उसके बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। पहले पाकिस्तान की जो डिफेंस, एयर डिफेंस है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि अगर एक जहाज़ या मिसाइल यहाँ से फेंकी जाती है या हमला होता है तो सबसे पहले जो एयर डिफेंस होता है, आसमान में जो रक्षा के उपकरण हैं उनके ज़रिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको नाकाम करने की कोशिश होती है। तो सबसे पहले एयर डिफेंस को हमने निशाना बनाया और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों के ज़रिए हमने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। साफ साफ ये स्ट्रेटेजी पता चल रही है। और अगर 1 दिन का या 2 दिन का नुकसान हुआ भी, अगर हमारे जहाज़ गिराए भी गए, मान लेते हैं कि अगर जंग के वक्त में सरकार ने, मान लेते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं
उनका एक नैतिक बल न टूटे, उनका मोराल न टूटे, वो कमज़ोर ना हो, उस वक्त अगर ये बात नहीं बताई तो इस वक्त तो ये बात बतानी चाहिए। लगातार जब विपक्षी पार्टियां और मेरे जैसे पत्रकार, द वायर जैसे न्यूज़ संगठन जब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूछ रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार से, ये बात सच है कि जंग के घंटों में अगर आप नहीं बता रहे हैं, आपकी एक जंग की रणनीति है, ये वॉर स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके बाद तो देश को ये जानने का हक है। तो ये तीसरा बयान आया है। पहला बयान मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिफेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ही हिंदू के रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा था। उसके बाद हमने देखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, उनका बयान सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यूज़ संस्थान को दिया गया, और ये तीसरा बयान अब डिफेंस अटैचे के जरिए ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन तीनों बयानों की बुनियाद पे क्या वाकई जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, ये बयान आप ये देखिए, यहाँ पर जयराम रमेश का ये बयान है, इसके अलावा ये पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं, ये कह रहे हैं, तो क्या इसको वाकई गलत माना जाए? तो ये यहाँ पर पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इनकार कर रहे हैं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से, और इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने को भी वो तैयार नहीं है। ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि ऑपोजिशन को किसी भी तरीके से विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, और पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की गई कि ताकि जंग जब गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, उसके बाद तो कम से कम एक हिसाब किताब, एक जोड़ गुणा भाग करने का हक है इस देश को, देश की सरकार को, देश की सेनाओं को, देश की विपक्ष को, देश के पत्रकारों को, और ये सब मिलाकर देश की जनता के सामने एक जवाबदेही और खरे खरे तौर पर जो तथ्य हैं वो रखें। और मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, पिछले कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से एक तरफ आप ये देखिए कि इजराइल और ईरान के बीच ये पूरा जो जंग का एक माहौल आपने देखा, उस दौरान तमाम अलग अलग वजहों से अलग अलग जगहों पर हमने देखा बयानबाजियाँ हुई, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, लेकिन जो वहाँ के मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पे ये कहा कि हाँ, मैं इस बात को यहाँ कबूल करना चाहता हूँ कि ईरान को इन हमलों में भारी नुकसान पहुँचा, उसके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। ये कबूल करने में आखिर किस तरह की शर्म है, और हमला गुजर जाने के बाद मैं कहूँगी किस तरह की ये झिझक है, यहाँ पर ये देखने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, जो सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पर्दाफाश किया सिंगापुर में, और उसके बाद अब ये सीनियर डिफेंस अधिकारी हैं जो इंडोनेशिया में हैं, और दोनों ही इसी बात को कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री क्यों एक ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, ऑपोजिशन को विश्वास में वो क्यों नहीं ले रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की हमने मांग की थी पार्लियामेंट की, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा पवन खेड़ा का यह बयान भी आप सीधे तौर पर सुन लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है देश को, इस पूरे मामले में शुरुआत से ही इसमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की तो पूरी कोशिश की। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी बीजेपी ने, हमने देखा किस तरह से उन्होंने बिहार में इस पूरे ऑपरेशन के बाद, उसी दौरान जब ये चल रहा था, यानी कि जब हमला हुआ था अनंतनाग में कश्मीर पर, तो उन्होंने कहा था हम मिट्टी में मिला देंगे। और जाहिर है देश के प्रधानमंत्री को, जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी जो सरकार है उसमें पूरी क्षमता है देश को, देश की जो सरहदें हैं और देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करने की क्षमता है, ये कहने का पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री को। लेकिन जब उनके शब्द और वाकई जो असलियत है, इन दोनों में जो फर्क पैदा होता है, तो साफ तौर पर सवाल पैदा होते हैं। जब उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, सुनिए ये बयान आप। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पवन खेड़ा इस बात को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग और हल्की धीमी आवाज़ों में एक के बाद एक बयान हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो डीजी हैं एयर ऑपरेशंस, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, उनका जिक्र किया कि उनसे जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और जो नुकसान है वो कॉम्बैट का एक हिस्सा है, यानी लड़ाई का एक हिस्सा है, संघर्ष का एक हिस्सा है जो नुकसान है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने फिर पहला आधिकारिक बयान दिया,
और उसके बाद ब्लूमबर्ग टीवी को दिया गया और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं तीसरा बयान आ रहा है जिसमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि पूरे तरीके से देश को विश्वास में नहीं लिया गया इस पूरे मामले पर। और सोचिए आप, जवाब क्या आया है इस पर? क्या इसको भारत सरकार का ही जाहिर जवाब माना जाएगा? जो भारतीय दूतावास है इंडोनेशिया में, उन्होंने कैप्टन शिव कुमार की इस बात को सामने रखते हुए ये कहा है कि बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया, एक ये बात कही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे वो कि भारत में सेना लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके अधीन काम करती है, यानी सरकार के अधीन सेना काम करती है। जाहिर है ये तो हमारे देश का, हमारे संविधान का और जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं इस देश के, उनका आधार है कि सेनाएं हमारी सरकार के अधीन काम करती हैं। और जाहिर है इस बात से हम बाकी बहुत सारे जो नाकाम देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान का भी हम जिक्र कर लें, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ की जो सेना है वो वहाँ की सरकार पर हावी रहती है, भारत में ऐसा नहीं होता। तो वो ये कह रहे हैं कि यही कहने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह से ये जवाब हुआ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पड़ोसी देशों में नहीं होता। ये बात सच है, ये तो तथ्य है। लेकिन जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उनकी बात का जवाब ये प्रेस रिलीज़ नहीं दे पा रही है। जो इंडोनेशिया में ये भारत की जो दूतावास है, इसका जो बयान है, ये जो ट्वीट किया गया है, इससे इनके बात का जवाब सीधे तौर पे नहीं मिल रहा है। अब पूरे तरीके से यहाँ पर देखने की बात यह है कि इससे पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने इस मुद्दे पर जो कहा वो बात पूरी तरीके से तरोताज़ा होती है। अब इस बात को आगे ले आते हैं और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि बार बार कांग्रेस पार्टी ने जो सरेंडर मोदी के नाम से जो कैंपेन शुरू किया था वो भी सीज फायर को लेकर किया था, जिसपे अब अलग अलग तरीके से उन लोगों के जरिए भी सवाल उठ रहे हैं जिनको भाजपा के बड़े नज़दीक पिछले दिनों में माना जाता रहा है। प्रशांत किशोर को मैं याद दिलाना चाहती हूँ उनके बारे में, जिनका बयान साफ तौर पे पता चल रहा है कि देश को ये बताएं प्रधानमंत्री और बीजेपी कि अगर वो ये जीत रहे थे ये जंग पाकिस्तान से तो आखिर सीज फायर क्यों की गई, ये बात प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं। ये भी बड़ा अहम उनका इंटरव्यू है, देखना चाहिए आपको। बिहार चुनाव से ठीक पहले कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी राजनीति गर्मा रही है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने कहा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, वो ये कह रहे हैं कि नुकसान मायने नहीं रखता, परिणाम मायने रखता है। अब अगर आप इस एक वाक्य को इसमें जैसे बिटवीन द लाइंस हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, अगर इसमें पढ़ने की कोशिश करें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई में हवाई जहाज़ खोना ज़ाहिर है दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति और रक्षा प्रणाली का सफलता से काम करना। यानी कि अगर गलती हो जाए तो उस पर आप तुरंत जो है उसमें सुधार करें और फिर बेहतर करने की कोशिश करें। तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि पहली शुरुआती जो रणनीति थी उसमें गलती हुई, फिर सुधार हुआ और फिर से शुरुआत की गई। ऑपरेशन के पहले चरण में कुछ लड़ाकू विमान चले गए, लेकिन तकनीकी और रणनीतिक कमियों को 2 दिनों में पहचाना गया और उसके बाद लंबी दूरी से सटीक जो स्ट्राइक्स थी उनको जारी रखा गया। पाकिस्तान के उनका ये भी कहना था उस वक्त, अभी भी हमें नहीं पता कि आखिर कितने जहाज़ मार गिराए गए। आपको याद है वायर की रिपोर्ट जिसमें कि CNN को कोट करते हुए, क्यूरेट करते हुए वायर ने ये रिपोर्ट छापी थी, जिसमें रफ़ाल का जिक्र था कि रफ़ाल विमान गिराए गए। उसमें जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं उनको कोट किया गया था CNN की इस रिपोर्ट में। हमें अभी भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन से जहाज़ थे जो मार गिराए गए, उनकी तादाद कितनी थी, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये रिपोर्ट छापने की वजह से द वायर को भारत की सरकार ने एक दिन के लिए उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई 6 जो जेट मार गिराए जाने की खबर थी वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जो पाकिस्तान का ये दावा है पूरी तरीके से गलत है। लेकिन और ये भी मिसाल उन्होंने दी, इस बयान को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि क्रिकेट मैच में जब कोई टीम जीतती है तो किसी खिलाड़ी की गिरावट मायने नहीं रखती, वैसे ही लड़ाई में नुकसान से ज़्यादा जीत मायने रखती है। चौहान ने यह भी बताया कि इस कमियों से भारत ने सीखा और रणनीति बदली और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की योजना को विफल कर दिया। 48 घंटे के अभियान के बजाय 8 घंटे में हमने नियंत्रण पाया। अब जाहिर है ये 3 बयान एक के बाद एक 3 बयान पिछले कुछ हफ्तों में जो हमारे सामने आए हैं, स्थिति पूरी तरीके से साफ नज़र आती है। यहाँ सिर्फ एक बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि सरकार को
विपक्ष के सामने, मीडिया के सामने और आम जनता के सामने अपने पक्ष को साफ गोई से रखना चाहिए सामने। कोई भी एक सस्पेंस वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो रक्षा क्षमताएं वो कहाँ पर है, उनकी स्थिति क्या है। अगर उसमें कोई कमज़ोरी है तो उसमें बेहतरी होनी चाहिए। हमारी रणनीति, जैसे उन्होंने कहा अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, कि भाई हमने सुधार किया, इसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। और एक लोकतंत्र में विपक्ष, पत्रकार और आम लोगों को हर तरह की सूचना जानने का अधिकार है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।